नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड और यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, लेकिन अलग अलग फैसला लिया है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा को इस साल भी रद्द कर दिया है। कोरोना की वजह से धामी सरकार ने यह फैसला लिया। वहीं यूपी का फैसला इसके बिल्कुल विपरीत है। किसी तरह की कोई रोक नहीं, लेकिन हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और इसका पालन करते हुए कांवड़ यात्रा को जारी रखने का फैसला लिया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। सीएम योगी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो आरटीपीसीआर रिपोर्ट भी ली जाएगी कांवड़ यात्रा करने वालों की। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, कोरोना के बीच कांवड़ यात्रा की इजाजत दे दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। वहीं उत्तराखंड सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर विपरीत फैसले उत्तराखंड और यूपी सरकार के। इससे हमने बुलेटिन की शुरुआत जरूर की, लेकिन अब उन मुद्दों की चर्चा होगी जिन पर सियासत में आपस में ही ठन गई है। पंजाब में सिद्धू के ट्वीट से पता चला कि बात अभी बनी नहीं, बल्कि कैप्टन से ठनी हुई है। उत्तर प्रदेश में हम दो हमारे दो पर बीजेपी बनाम ऑल पार्टी के बीच ठन गई। बंगाल में बीजेपी के अंदर टीएमसी से आए हुए नेता और पार्टी के पुराने नेताओं में खुल्लम खुल्ला ठन गई। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। आज हम आपको सियासत की नई पिक्चर के बारे में बताएंगे। ठन गई है पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू पर ठन गई, हम दो हमारे दो पर ठन गई। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वो अब प्रदेश के हित में लिया है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। बंगाल में बीजेपी के अंदर ठन गई, दिल्ली में जल संकट पर ठन गई। तो ठन गई की इस कड़ी में शुरुआत पंजाब से। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के ट्वीट से बात निकली, दूर तलक पहुंच गई। हाजिर जवाब सिद्धू ने निशाना तो आप पर साधा, लेकिन शब्दों के मजमून में कांग्रेस के लिए मैसेज छिपा था। एक लाइन में कहें तो सिद्धू ने ऐसी गुगली मारी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों में खलबली मच गई। आप वेट एंड वॉच की मुद्रा में आ गई तो कांग्रेस बोली सिद्धू का तो अंदाज़े बयां कुछ और है। सिद्धू और आपकी केमिस्ट्री का राज क्या है? सिद्धू के इसी अंदाज की चर्चा ने पंजाब का सियासी पारा गर्म कर दिया है। इसे दो तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर नवजोत सिंह सिद्धू के ट्वीट की, वही ट्वीट जिससे एक तीर से दो निशाने साधने की चर्चा गर्म है। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के साथ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के बीच हुई बैठक की। इधर सिद्धू ने पंजाब की सियासी पिच पर ट्वीट वाला बाउंसर मारा, उधर कैप्टन के राजनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर सीधे राहुल गांधी से मिलने पहुंच गए। इसी टाइमिंग को लेकर विपक्ष ने एक साथ सिद्धू के चाल, चेहरे और चरित्र की संपूर्ण व्याख्या करने में देरी नहीं की। उस नाकाम सरकार का सत्ता सुख भोगा, लेकिन पंजाब के लिए किया कुछ नहीं। अब आप ये नाप तोल कर रहे हैं कि भाव तोल कर रहे हैं? पार्टी पे प्रेशर बना रहे हैं कि जाने की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन ये बात तय है कि नवजोत सिंह सिद्धू एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन है। ना पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के साथ खड़े होकर उन्होंने पंजाब के लिए कुछ किया है, ना कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने पंजाब के लिए कुछ किया है। इसलिए दोनों का जाना तय है। जिमें जिमें वो हर रोज कपड़े बदल ही दिया है, पार्टी बदले है। भाजपा छड्डी ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਿਆਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। तो क्या चुपके चुपके आम आदमी पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच कोई डील चल रही है? क्या आम आदमी पार्टी के बहाने कैप्टन पर निशाना साध रहे हैं सिद्धू? क्या कैप्टन बनाम सिद्धू में सुलह दूर है या फिर पर्दे के पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? इसे आप सिद्धू के ट्वीट से समझिए। हमारे विपक्षी आपने हमेशा पंजाब के लिए मेरे विजन और काम को पहचाना है। 2017 से पहले की बात हो, बीड़ी, ड्रग्स, किसानों के मुद्दे, भ्रष्टाचार और बिजली संकट पर पंजाब के लोगों का ख्याल रखना, या आज जैसा मैं पंजाब मॉडल पेश करता हूं, लोग जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए कौन लड़ रहा है। सिद्धू ने अपने विजन और मिशन की व्याख्या करते वक्त आम आदमी पार्टी की तारीफ कर डाली, वो भी तब जब भगवंत मान कैप्टन और कांग्रेस पर करप्शन की गालिब पोत रहे थे। सो ऐसे करके सुखबीर बादल कहता
कहना तू हिम्मत दा रद्द करके दिखाओ, क्योंकि उन्होंने पता है कि नहीं तो मैं ये दस दूंगा। और कांग्रेस हिम्मत किमें हो जूगी, आ देखो। हाँ, कप्तान साहब तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो हत्थ वड्डे हुए ने, हत्थ बन्ने हुए ने। ताइयों कहते कि इन्होंने समझौतियां करके साढ़े हत्थ बन्ने हुए ने। हत्थ बन्ने हुए नहीं, हत्थ रंगे हुए ने। एक बंदा ये काम कर सकता है। मैं नवजोत सिंह सिद्धू होरां नूं अपील करदा भी इस मुद्दे ते भी एक ट्वीट हो जे। हुण नवजोत सिद्धू साहब रोज़ ट्वीट करते हो बिजली के समझौते आए हो जाएंगे, ऐ कर लें करना। एक फिर लारसन एंड टर्बो ते विधानता बारे भी एक ट्वीट बनता है हुण। पर मैं नाल नाल तुहानूं दसना भी चाहुंदा कि ट्वीट करने वेले ये सोच लियो, ये ट्वीट सीधा जनपथ जाऊगा राहुल दे घरें, करके देख लो। फिर भगवंत मान के इसी सियासी हमले पर सिद्धू ने गुगली डाली। चर्चा गर्म है। सिद्धू ने कांग्रेस और आप दोनों को संदेश दे दिया, सुलह जल्द हुई तो ठीक, वरना आप में एंट्री का ऑप्शन खुला है। सिद्धू के इस ट्वीट के शब्दों को समझिए। विपक्ष मेरे और दूसरे वफादार कांग्रेसियों के लिए गा रहा है कि तुम अगर आप में आओगे तो कोई बात नहीं, तुम अगर कांग्रेस में रहोगे तो मुश्किल होगी। आप में कोई बात नहीं, लेकिन कांग्रेस में मुश्किल होगी। इशारों इशारों में कही गई यही बात दूर तक पहुंच गई। अब मुश्किल ये है कि सिद्धू का अपना अंदाजे बयां है, अपना तरीका है कहने का, अब उस तरीके को मैं मॉडिफाई करने के लिए सक्षम नहीं। तो क्या सिद्धू ने जो सियासी निशाना पंजाब में बैठकर साधा, उसका असर दिल्ली तक दिखा, या फिर चुनावी मौसम में रूठना मनाना, मिलना बिछड़ना सब बातें हैं? और बातों का क्या? राहुल और प्रियंका गांधी के साथ कैप्टन अमरिंदर के सलाहकार प्रशांत किशोर की मुलाकात के बाद ऐसा लगा कि पंजाब का पेच अब सुलझ जाएगा, लेकिन सामने आई एक और नई तारीख। दरअसल मामला उतना सीधा नहीं है जितना लग रहा है। सिद्धू खेमा कैप्टन अमरिंदर को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है, जबकि हाईकमान की कोशिश है कि सिद्धू को चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी देकर सुलह हो जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन वकार के साथ आनंद पटेल, आज तक। तो सिद्धू के एक ट्वीट से कांग्रेस में आपस में ही ठन गई, लेकिन इधर योगी आदित्यनाथ की किससे ठन गई है वो जरा आपको बताते हैं, क्योंकि उनकी जनसंख्या नीति को लेकर विपक्ष और पूरे देश में आप समझ लीजिए महाभारत की स्थिति हो गई है। हर कोई अपने बयान, अपने तर्क अपने तरीके से दे रहा है। यानी योगी की नई जनसंख्या नीति पर योगी और विपक्ष में ठन गई है। असम में 2 बच्चे अच्छे की नीति आई। 2022 से पहले उत्तर प्रदेश में हम दो हमारे दो का मसौदा तैयार हो गया। अब प्रदेशों से निकलकर जनसंख्या नियंत्रण के केंद्रीय कानून की नई बहस छिड़ गई। पक्ष और विपक्ष में सीधी ठन गई। ये सब जानते हैं कि जो भी राज्य मानव सूचकांक में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ज्यादा हैं, बेहतर कर रहे हैं, उनके यहाँ फर्टिलिटी रेट वैसे ही डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन अगर आप देखें, कंपेयर करें बीते वर्षों में, तो उसमें कमी दिख रही है। लेकिन हाँ, इनके लिए पॉपुलेशन जैसा विषय भी डॉग व्हिसल पॉलिटिक्स है। जनसंख्या नियंत्रण पर एक व्यापक विमर्श की आवश्यकता है। सदन में बात कीजिए, हेडलाइन मैनेजमेंट मत कीजिए। हर शख्स चाहता है जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण हो, लेकिन सबके विमर्श से हो, दबाव में हो। ये तो अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। दरअसल मॉनसून सत्र में बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा के जनसंख्या नियंत्रण के प्राइवेट बिल पर चर्चा होगी, जबकि गोरखपुर के सांसद रविकिशन शुक्ला भी जनसंख्या नियंत्रण पर निजी बिल पेश करेंगे। बस फिर क्या था, हम दो हमारे दो की नीति सियासी दंगल का अखाड़ा बन गई। संसद में बहस से पहले बाहर ही ठन गई। मनभेद की बड़ी आवाज एनडीए के अंदर से ही आई। प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है वह प्रदेश के हित में लिया है और देश भी इस रास्ते पे चले जिससे जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से कुछ करके दिखाया जा सके। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अगर आप सिर्फ कानून बना करके कोई उसका उपाय करेंगे, ये सभी ठीक से संभव नहीं है। ये सबसे बड़ी चीज है कि जब महिलाएं पूरे तौर पर पढ़ी रहेंगी
तो इतनी जागृति आती है, इतना कॉन्शसनेस होता है कि अपने आप प्रजनन दर घटेगा। तीर आने थे विपक्ष के, धनुष तान दिया एनडीए के साथी ने। बस फिर क्या था, हम दो हमारे दो पर एक के बाद एक हमले होने लगे। मायावती ने कहा 2 बच्चे तो अच्छे, लेकिन बीजेपी की नीयत में खोट है। ट्वीट करते हुए लिखा, यूपी भाजपा सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण हेतु लाया जा रहा नया बिल, इसके गुण दोष से अधिक इस राष्ट्रीय चिंता के प्रति गंभीरता व इसकी टाइमिंग को लेकर सरकार की नीति व नीयत दोनों पर शक व सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि लोगों को इसमें गंभीरता कम व चुनावी स्वार्थ ज्यादा लग रहा है। बात सहमति और असहमति से आगे निकल गई। हम दो हमारे दो की सोच अब यूपी की सियासी प्रयोगशाला में चल रहे बयानों के केमिकल से ध्रुवीकरण में बदल गई। बदलना नहीं चाहिए, अब इस पर तो अल्लाह के ऊपर छोड़ो, जो जिसका पैदा होगा वो उसका अपना रिस्क, अपनी जो की किस्मत साथ लेके आता है। वो ये देश के विकास का मुद्दा है, ये धर्म और राजनीति का मुद्दा नहीं है। जनसंख्या का दबाव, जब हम 4 लेन की सड़कें पास होती है, जब वो बनता है 4 साल 6 साल लग जाता है, 8 लेन की आबादी उस पर चढ़ जाती है। आउट ऑफ कंट्रोल जनसंख्या को कंट्रोल करने के पीछे तर्क भी ऐसे ऐसे हैं कि आप माथा पकड़ लें। किसी को इसमें सियासत नजर आ रही है, कोई इसे ऊपर वाले की मर्जी बता रहा है, तो कोई धर्म वाला एंगल। इलेक्शन सर पे खड़ा है, जनसंख्या का कानून लेके आएंगे, फिर इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और जहाँ तक जनसंख्या का सवाल है, जनसंख्या के जहाँ इतने नुकसान है तो कहीं फायदे भी हैं। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी जनसंख्या का एसेट भी है। मुस्लिम कट्टरपंथी समाज की देवबंद जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इसका विरोध इसलिए कर रही हैं क्योंकि इंसानी हुकूक नाम की, ह्यूमन राइट्स नाम की इस्लाम में कोई चीज है ही नहीं। उनका यह सोचना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, उनको मदरसे में आतंक की तालीम दो और फिर उनको आतंक से जोड़कर पूरी दुनिया में एक बड़ी फौज बनाओ और उनको अल्लाह के नाम पर शहीद करो। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने योगी राज में 2 बच्चों की नीति वाले मसौदे पर आपत्ति जताई। जिसका एक ही बच्चा होगा उसको इंसेंटिवाइज करेंगे, उसको प्रोत्साहन और पुरस्कार देंगे, वो हमको स्वीकार नहीं। एक बच्चे के नॉर्म को प्रोत्साहित किया तो जनसंख्या स्थिर नहीं होगी, जनसंख्या कम होती जाएगी। तो सरकार को एक बच्चे वाला नॉर्म नहीं लाना चाहिए। योगी सरकार विकास की दलील दे रही है, लेकिन अभी से मुद्दे के धार्मिक ऐतराज सामने आने लगे हैं। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या जिस प्रकार से विस्फोटक रूप ले रहा है, इसको कंट्रोल करने की सरकार ने जो रूपरेखा तैयार किया है, यह स्वागत योग्य है। विरोध अपनी जगह है, लेकिन अब मध्य प्रदेश और कर्नाटक में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां हम दो हमारे दो पर कानून बनाने की तैयारी है। तो वहीं राजस्थान में कांग्रेस एमएलए भरत सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत को चिट्ठी लिखकर जनसंख्या कानून की मांग की है। जनसंख्या कंट्रोल होगी तो होगी, ये अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन जनसंख्या के कंधे पर बंदूक रखकर खूब सियासत जरूर हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो जनसंख्या नीति पर योगी और विपक्षी नेताओं में ठन गई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी में अंदर ही नेताओं में ही आपस में ठन गई है, महाराष्ट्र से लेकर बंगाल तक। देखिए, पंजाब में बीजेपी आपस में नेता ठन गई है उनमें, क्योंकि कृषि कानून को लेकर सब अलग अलग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के कद बढ़ने की वजह से कई नेता नाराज चल रहे हैं, गृह युद्ध की नौबत आ गई है। महाराष्ट्र में यही याद। तो देखिए ये रिपोर्ट जिसमें बीजेपी के नेताओं में आपस में ही ठन गई है। बीजेपी में घरेलू झगड़ा, पंजाब में कृषि कानून पर बीजेपी में फूट, बंगाल में बीजेपी के अंदर खटपट। बंगाल बीजेपी में खुद में ही ठन चुकी है। खटपट ऐसी है कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष को दिल्ली में दुखड़ा रोने के लिए आना पड़ा। पार्टी में डिफेक्शन तो जो आए थे, कुछ लोग चले गए हैं, पार्टी के जो लोग सब ठीक हैं,
लेकिन ये जो पार्टी में अलग अलग मत की हो रही है, इस मामले में मैंने बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है, कुछ लोग अपने आप बिना सोचे समझे बात करते हैं, तो कार्यकर्ताओं का मन में उसका एक खराब असर होता है। ये सब बंद होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक दिलीप घोष ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने ये मांग रखी है कि दूसरी पार्टी से आए बड़े नेताओं को तुरंत कोई बड़ा पद न दे। इसे आप वर्धमान की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं, जहां पर बीजेपी वर्कर्स में आपस में ठनी हुई है। मुश्किल इतनी भर नहीं है, चुनाव नतीजों के बाद से ही टीएमसी से आए राजीव बनर्जी के सुर बदले हैं। मंत्रिमंडल से हटाए गए बाबुल सुप्रियो सोशल मीडिया पर अपना दर्द बयां कर चुके हैं। वहीं मंत्रिमंडल विस्तार वाले दिन ही विष्णुपुर से सांसद सौमित्र खान ने शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बंगाल भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। लीडरशिप के दखल के बाद इस्तीफा वापस लिया। बीजेपी के घरेलू झगड़े पर टीएमसी भी कटाक्ष कर रही है। बीजेपी के भीतर कौन पावर मिलेंगे, किसके पावर मिलेंगे? देखिए, अभी बीजेपी का जो खर्चा हुआ इलेक्शन में, वो एक एक लीडर एक एक तो खर्चा किया। उसको जो अकाउंट्स, वो अकाउंट्स के बारे में भी बहुत चक्करबाजी है। सो बीजेपी इज फैक्शनल, बीजेपी विल नॉट बी एबल टू यूनाइट। बंगाल में एक तरफ बीजेपी कई मुद्दों पर आंदोलन करने की योजना बना रही है, लेकिन बगैर कलह सुलझाए ये करना मुश्किल होगा। दरअसल बंगाल बीजेपी में अंतर्कलह की मुख्य वजह नए और पुराने नेताओं के बीच आपसी मतभेद है। नए नेता, खासतौर पर जो टीएमसी से आए हैं, उनमें और पुराने नेताओं में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। और ऐसे में अगर ममता बनर्जी से मुकाबला करना है तो बीजेपी को इस अंतर्कलह को जल्द से जल्द सुलझाना होगा, नहीं तो इसका पूरा फायदा ममता बनर्जी को मिलेगा। वहीं पंजाब बीजेपी में नए कृषि कानून के खिलाफ बगावत बढ़ती जा रही है। आंदोलनकारी किसानों ने पहले ही बीजेपी का बायकॉट कर रखा है। पटियाला में बीजेपी नेताओं को बंधक बनाने का मामला भी सामने आया था। चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेताओं ने तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी को 6 साल के लिए सस्पेंड करना पड़ा, तो वहीं कई और नेता दूसरी पार्टियों में संभावना तलाश रहे हैं। नए कृषि कानून के विरोध में बीते साल पार्टी छोड़कर आप में शामिल हुए मलविंदर सिंह का कहना है कि बीजेपी को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये रही वहां की पूरी कहानी, जहां पर पंजाब से लेकर बिहार हर जगह मुश्किलों का सामना बीजेपी को अंदर ही अंदर करना पड़ रहा है, क्योंकि नेता आपस में ही उनकी ठन गई है। लेकिन अब जरा आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में आखिर नेताओं में क्यों ठन गई है, इस खटपट अनबन की इनसाइड स्टोरी देखिए। बीड़ से सांसद प्रीतम मुंडे को हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने पर रह रहकर मुंडे समर्थकों का गुस्सा बाहर आ रहा है। आज वो मुंबई में पंकजा मुंडे के दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। इससे पहले करीब 80 समर्थक पार्टी में अपने पदों से इस्तीफा दे चुके थे। समर्थकों को संबोधित करते हुए पंकजा मुंडे के भाषण में भी विद्रोह का स्वर दिखा। उन्होंने इस स्थिति को धर्म युद्ध बताया। मुंडे साहेबांना दिलेली सत्ता ही सामान्य माणसाला दिलेली सत्ता होती। माझं भांडण नियतीशी आहे, ती सत्ता खेचून आणून मी तुमच्या पायाशी अर्पण केल्याशिवाय शांत बसणार नाही। माझा नेता मोदी, माझा नेता अमित शहा, माझा नेता ज्यांना मला सांगायचंय की मी काय करते काय नाही, ते आता जेपी नड्डा है। पंकजा के रडार पर देवेंद्र फडणवीस थे, जिनका उन्होंने नाम तो नहीं लिया। पंकजा ने साफ कहा कि उनके नेता मोदी, शाह और नड्डा है। पंकजा ने एक तरह से सधे हुए अंदाज में पार्टी को धमकी दे दी और कहा कि वो सही वक्त पर सही फैसला लेंगी। प्रस्ताव पाठवला होता राज्याच्या नेत्यांनी पंकजा मुंडेंना केंद्रात मंत्रीपद द्या, मी नकारलं ते मंत्रीपद। मग तेव्हा जेव्हा माझं अस्तित्व पणाला लागलं होतं, माझ्याकडे शून्य ताकद होती, असं वाटत होतं की आपल्याकडे काही नाही, पायाखालची जमीन सरकली, तेव्हा मंत्रीपद नाकारलेली पंकजा मुंडे आज मंत्रीपदासाठी राजीनामा देणार आहे, तुम्हाला राजीनामा द्यायला होणार आहे। तो मामला पंकजा मुंडे बनाम देवेंद्र फडणवीस बढ़ता चला जा रहा है। महाराष्ट्र से लेकर अलग अलग राज्यों में नेताओं में जो आपस में ठन गई है, उसे बीजेपी को संभालना होगा। वो हुआ
जो 19 साल से नहीं हुआ था। जी हां, दिल्ली में आज मॉनसून ने दस्तक तो दे दी, लेकिन राजधानी में मॉनसून पूरे 16 दिन लेट हो गया है और ऐसा पूरे 19 बरस बाद हुआ है। हैरान करने वाली बात तो ये रही कि मौसम विभाग की तमाम भविष्यवाणियां फेल हो गई। हर कोई यही कहने लगा था कि दिल्ली में बरसने वाले बादल पता नहीं कहां अटक गए हैं। आज जब दिल्ली में मॉनसून की बारिश हुई तो दिल्ली वाले थोड़ी ठंडक महसूस कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बादल फट गए पर मॉनसून तबाही की बारिश लेकर आया। मकान ढह गए, दुकानें और कारें बह गई। बनते नदी नालों में जिंदगी और मौत की जंग होने लगी। पहाड़ों पर हाहाकार मचा कर रख दी। के प्रहार से पहाड़ों पर लोगों का कलेजा कांप उठा। मॉनसून की तबाही वाली चाल, सब कुछ तबाह और बर्बाद करने वाली धार का प्रहार कर जोर और दिल्ली में मॉनसून की बारिश का इंतजार। जी हां, पहाड़ों पर कुदरत कहर बनकर गुजरने लगी और दिल्ली वाले आसमान की तरफ टकटकी लगाए दे। आखिर दिल्ली में मॉनसून की बारिश कब हो, बारिश वाले बादल कब बरसेंगे? और इंद्र देवता ने देर से ही सही लेकिन दिल्ली एनसीआर वालों की मंगलवार सुबह दिल्ली में मॉनसून ने दस्तक दे दी। दिल्ली में बादल घिर कर आए तो रिमझिम फुहारों के साथ बारिश ने मौसम बदला। का मॉनसून वाला इंतजार। दिल्ली में 19 साल बाद इतनी देर से आया मॉनसून। दिल्ली में साल 2002 में 19 जुलाई को आया था मॉनसून। सामान्य तारीख से 16 दिन की देरी से आया दिल्ली में मॉनसून। तो काफी इंतजार के बाद 16 दिन की देरी के साथ मॉनसून ने दिल्ली में दस्तक दे दी है। हालांकि ये दूसरा सबसे देर से पहुंचने वाला मानसून है। इससे पहले 2002 में 19 जुलाई को मानसून दिल्ली में पहुंचा था। हालांकि अभी तक जो मानसून की बारिश है 12 जुलाई तक दिल्ली को 67% की कमी मिली थी, यानी कि 67% डेफिशिएंट था मानसून। अब धीरे धीरे मानसून प्रगति करेगा और अभी भी ये जो सुबह के समय बारिश हुई है इसके बाद बारिश रुक गई है, धूप निकल आई है, उमस बढ़ गई है। अगले 2-3 दिनों तक जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा कमजोर रहेंगी। एक आध स्पेल होगा, यानी कि मानसून आया या ना आया एक ही बात है। एक पखवाड़े से ज्यादा इंतजार के बाद दिल्ली में मॉनसून आया तो राजधानी में जैसे लोगों की, ये देखिए कैसे दिल्ली के सोम विहार इलाके में बारिश का पानी भरा तो बच्चे मस्ती भरी डुबकियां लगाते हुए नजर आए। कनॉट प्लेस से लेकर दिल्ली के तमाम पॉश इलाकों में बारिश ने तमाम जो अनुमान थे मौसम वैज्ञानिकों के वो लगातार फेल हो रहे थे, लेकिन आखिरकार आज सुबह से पहले घने बादल छाए, उसके बाद दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा में जमकर बारिश हो रही है। फिलहाल कनॉट प्लेस में मौजूद हूं मैं और यहाँ का ये नज़ारा है। जाहिर सी बात है इस बारिश से दिल्ली एनसीआर के लोगों को राहत तो जरूर। दिल्ली में काफी दिन से लोग मॉनसून का इंतजार कर रहे थे और मौसम विभाग की भविष्यवाणियां भी लगातार जैसे फेल हो रही थी। मौसम विभाग ने 10 जुलाई और 11 जुलाई को दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान जताया था, लेकिन ये अनुमान सूखा ही रह गया। मॉनसून की बारिश यूपी, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में शुरू हो गई और दिल्ली बारिश का इंतजार करते हुए रह गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्यों मौसम विभाग दिल्ली में मॉनसून की भविष्यवाणी ठीक से नहीं कर पाया? हमने मौसम वैज्ञानिकों से इस पर बात की। हाँ, दिल्ली का थोड़ा हमारा जो है दिल्ली साउथ हरियाणा में थोड़ा इशू था और जो सारा कंडीशन बना था ओनली रेन का था। जैसे कल हमने बताया था मीडिया को कि मॉनिटरिंग में है और हो सकता है 24 आवर्स में वी कैन मेक एडवांस। तो सुबह का बारिश तो दर्शाता है कि सारा स्टेशन बारिश हुआ है। हमारा जो 5 स्टेशन है लोधी रोड से लेके पालाम, सफदरजंग, आयानगर और हमारा जो रीच है, और रेनफॉल जो है अच्छा है 25 to 30 मिलीमीटर। आइए आपको बता दें कि मॉनसून किसे कहते हैं। विशेषज्ञों की माने तो हिंद महासागर और अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को मॉनसून कहा जाता है। ये हवाएं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश आदि में भारी बारिश कराती हैं। ये ऐसी मौसमी हवाएं होती हैं जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में जून से सितंबर तक अमूमन 4 महीने तक सक्रिय रहती हैं। इसमें थोड़ा बहुत हेरफेर संभव है। दिल्ली में बारिश हो और दिक्कतें ना हो, ये भी भला कैसे हो सकता है? आप प्रहलादपुर अंडरपास की ये तस्वीरें देखिए। दिल्ली में बारिश होते ही यहाँ की तस्वीरें जरूर आती हैं। आप देख सकते हैं कि मॉनसून की पहली बारिश में लोग अपने दुपहिया वाहनों को खींचने लगे। प्रहलादपुर अंडरपास में आधे आधे डूबकर निकलते हुए नजर आए। दिल्ली में बारिश होते ही ट्रैफिक जैम भी लगा। आखिरकार दिल्ली एनसीआर में आ गया है मॉनसून, यानी जिसका सबसे ज्यादा बेसब्री से इंतजार था। जिन काले घने बादलों का वो उसने दिल्ली और एनसीआर के आसमानों में डाल दिया है डेरा और सुबह से धीरे धीरे रिमझिम फुहार
दिल्ली को भिगो रही है। सुबह से बारिश हुई है, तो दिल्ली में अगर बारिश होती है तो ट्रैफिक जाम के भी हालात होते हैं। तो इस समय हम आपको दिखा सकते हैं कि किस तरीके से डीएनडी के आसपास नोएडा में इस समय गाड़ियों का तांता लगा हुआ है, जो कि अमूमन होता है बारिश के बाद, क्योंकि कई जगहों पर जलभराव की समस्या आती है, लेकिन बड़ी राहत है। मौसम विभाग की माने तो 16 जुलाई तक दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की उम्मीद है। उसके बाद बारिश बढ़ने की संभावना है। अरविंद ओझा के साथ कुमार कुणाल, आज तक ब्यूरो। आज बारिश होगी, कल बारिश होगी, पिछले कई दिनों से दिल्ली में यही हो रहा था। मौसम विभाग भविष्यवाणियां कर रहा था, दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे और बादल बरस नहीं रहे थे। आपको बताते हैं कैसे और क्यों फेल होती चली गई मौसम विभाग की भविष्यवाणियां। अब की बार 15 जून से दिल्ली में मानसून का इंतजार हो रहा था। 3 जून को केरल में दक्षिण पश्चिम मानसून ने दस्तक दे दी थी। 13 जून तक उत्तर पश्चिम भारत को छोड़कर मानसून ने ज्यादातर हिस्से को कवर कर लिया। इसके बाद मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही और मानसून कमजोर होकर रुक रुक कर आगे बढ़ने लगा। आज दिल्ली में सामान्य तारीख से 16 दिन की देरी के बाद मानसून पहुंचा है। 1987 में सबसे लेट 26 जुलाई को दिल्ली में मानसून आया था। 2002 में 19 जुलाई को पहली बार मानसून की बारिश हुई। 2012 में मानसून दिल्ली में 7 जुलाई को पहुंचा था, जबकि 2006 में मानसून ने 9 जुलाई को राजधानी में दस्तक दी थी। तो ये कुल मिलाकर मानसून और दिल्ली का रिश्ता रहा है। दिल्ली एनसीआर में बारिश हुई तो मुसीबतों की शुरुआत भी हो गई। हरियाणा के गुरुग्राम में बारिश ने जिंदगी पर जैसे ब्रेक लगा दिया। जगह जगह पानी भर गया, लोगों को आफतों का सामना करना पड़ा। मानसून के बादल बरसे तो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और हरियाणा के कई शहरों तक बरसे। मानसून की इस बारिश ने एनसीआर समेत हरियाणा के कई शहरों में राहत दी तो आफत भी। ये देखिए कैसे लोगों को बारिश का पानी भरने के चलते मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस कदर था कि लोगों को पैदल चलना भी दुश्वार हो गया। लोगों का कहना है कि हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं और दावे किए जाते हैं कि पानी नहीं भरेगा, लेकिन कुछ ही देर की बारिश में सब कुछ डूबा डूबा हुआ नजर आता है। गुड़गांव का हर बार यही हाल होता है, ना कोई पानी की निकासी का कोई समाधान है। इतना पैसा गुड़गांव के डेवलपमेंट के ऊपर खर्च किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोई निकासी का समाधान नहीं करा। हालात के हिसाब से तो अभी रोड ये कच्चे हैं, रोड का काम चल रहा था, सभी जगह पानी भरा हुआ है, निकलने में आने जाने लोगों में दिक्कत हो रही है। ढाक के 3 पात वाली कहावत जिला प्रशासन पर बिल्कुल सटीक बैठती है। बारिश पर दावों की पोल एक बारिश में ही खुल जाती है। हालांकि हरियाणा के रोहतक की कॉलोनियों में भी पानी भरा हुआ नजर आया, यानी मानसून के साथ मुश्किल का दौर भी दरिया बनती सड़कों पर खूब दिखा। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली एनसीआर में इंतजार करते करते मानसून पहुंच गया, लेकिन देश में मानसून की बारिश कैसे कहर बनकर बरस रही है। बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही है। धमाके के साथ कड़कड़ाती हुई बिजली गुजरात के द्वारका मंदिर पर गिर पड़ी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे आसमान से बिजली कड़क रही है, जोरदार बारिश हो रही है। अचानक से बिजली द्वारका मंदिर के शिखर पर गिरती है और शिखर पर लहरा रही ध्वजा को नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि इस बिजली के गिरने से बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, कोई श्रद्धालु या भक्त बिजली की चपेट में नहीं आया। हम आपको बता दें कि द्वारका में 2 घंटे के अंदर 2 इंच की बारिश हुई है। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे पहाड़ों पर तबाही वाले मानसून का आगमन हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बादल फटे, तबाही मच गई। उत्तराखंड में सैलाब की धार ने लोगों की जिंदगी पर ही प्रहार किया है। ये पहाड़ों पर जल प्रलय का खौफनाक मंजर है। सैलाब की धार जिंदगी पर भयंकर प्रहार कर रही है। गाड़ियों की बिसात तिनके की तरह हो गई। घर मकान भी सैलाब की धार में धाराशायी हो रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर ऐसी तबाही देखी नहीं होगी। सैलाब ने ऐसा तांडव मचाया कि घर बार बह गए। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर सैलाब की ऐसी धार जिनके रास्ते में जो कुछ भी आया वो सैलाब के साथ बह गया। हिमाचल की कांगड़ा घाटी में बादल फटने के बाद हुई तबाही का मंजर ऐसा है जिसकी तस्वीरें देखकर रोंगटे खड़े हो जाए। धर्मशाला में 12 जुलाई को बादल फटने से जो तबाही मची उसके खौफ से लोग निकल नहीं पा रहे हैं। मैक्लोडगंज के पास भक्सुनाग में तमाम कारें प्लास्टिक के खिलौने की तरह बहने लगी। धर्मशाला से सैलाब तो गुजर गया, लेकिन यहाँ तबाही के मंजर अब भी देखे जा रहे हैं। यहाँ जो है उनका रेस्क्यू किया गया है। जो सूचना और ज़्यादा और जो मिली है अभी तक तो लगभग 9 लोगों के मिसिंग होने की खबर है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हमारी कोशिश यही है कि जो मिसिंग है उनको हम किसी तरह से भी निकाल सके। हिमाचल प्रदेश के चंबा में तो बारिश से पहाड़ ही दरक गया और जब पहाड़ टूटकर हाईवे पर आया
तो लोगों की दहशत के मारे चीखें निकल गईं। कुल्लू में तो सैलाब के साथ बह रहे मलबे के बीच एक कार फंस गई, जिसे घंटों की मशक्कत के बाद जेसीबी से निकाला गया। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में दियालगढ़ पुल के पास एक कार नाले में बह गई और पुल के पिलर में अटक गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे कार फ्लाईओवर के पिलर और सैलाब की धार के बीच। उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते बड़े पैमाने पर भूस्खलन हो गया है। उत्तरकाशी में दर्जन भर सड़कों पर ट्रैफिक बंद है, जगह जगह गाड़ियों की कतारें लगी हैं। बागेश्वर में भारी बारिश से सरयू और गोमती नदियां कहर बरपा। जापान से लेकर चीन तक बारिश और बाढ़ का कहर। और अब आपको दिखाते हैं जापान से लेकर चीन और इंग्लैंड में कैसे मौसम ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया। भयंकर बारिश हो रही है, जगह जगह बाढ़ आई हुई है। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया और यूरोप के कई शहर भी इस वक्त मौसम का तांडव झेल रहे हैं। जापान और चीन में जबरदस्त बारिश हो रही है तो लंदन में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। ये जापान की तस्वीरें हैं, देखिए कैसे नदी उफन रही है और सैलाब बह रहा है। जापान के यूरी होंजा शहर में जबरदस्त बारिश हो रही है। हम आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिमी जापान का पूरा इलाका बाढ़ की त्रासदी झेल रहा है। जापान में मौसम की माने तो यहाँ 1 घंटे में लंदन में भी इस वक्त भयंकर बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं कि कैसे सड़कें पानी से लबालब हैं। आप देख सकते हैं कि लंदन की गलियों में सैलाब बह रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि लोग घरों पर ही रहें, वाहन ना निकालें। स्पेशल रिपोर्ट में न्यूज रूम से इतना ही। आप देखते रहिए